हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क इंटरेक्शन। जो हमने देखा था पीडीवी वर्क क्या होता है फॉर क्लोज सिस्टम, उसके अजम्पशन देखे थे और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे वर्क इंटरेक्शन से रिलेटेड या फिर वर्क ट्रांसफ़र या फिर वर्क डन से रिलेटेड। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। उम्मीद करता हूँ सबको लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लास्ट वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर स्मूथली समझ आए। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। हमारी डेली वीडियो अपलोड होती है 2 सब्जेक्ट की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनामिक्स। कंटिन्यू चल रही है। मैंने 1-1.5 महीना हो गया, 1-1.5 महीने पहले चैनल ओपन किया था लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन की वजह से कि लॉकडाउन में लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कंटेंट। तो मैंने सोचा था कि अब चलो यूट्यूब के जरिए ही किसी न किसी को हेल्प कर देते हैं। क्लियर है ना? तो तब से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर अपलोड होते हैं। एक भी दिन का मैंने ब्रेक नहीं किया, एक आध दिन का गलती से हो गया हो, अदरवाइज़ एक भी दिन का ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूसली वीडियो आ रही हैं। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो देखना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर। और बाकी के लोगों को शेयर भी करना है चीज़ें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मेरा मोटिवेशन का सिर्फ एक ही सहारा है कि आप लोग जितना मुझसे जुड़ोगे मैं उतना ही धूम से पढ़ाई करवाऊँगा आपकी। और यहाँ धूम मचा देंगे। बोला सर धूम मत मचाओ, पहले ही इतनी धूम आ गई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मचा ली। कोई बात नहीं, धूम नहीं मचा रहे, यहाँ पढ़ाई करेंगे, मज़े से पढ़ाई करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट बना के पढ़ाई करने। मेरा मोटो ये है कि किसी को बोरिंग फील ना हो और इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें समझ आए। और इंटरेस्ट एक बार बन गया ना इन सब्जेक्ट में, फिर देखना सारी सब्जेक्ट इतनी आसान लगने लगेंगी। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके टिप्स पर होने लगेगा। कोई भी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप तुरंत उसके लिए कैपेबल हो जाओगे जवाब देने के लिए। क्या इतना क्लियर है? क्या ऐसा बनना है? बिल्कुल बनना है। तो मेरा थोड़ा सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये है कि शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। जो भी लोग नए जुड़ते आ रहे हैं वो क्या करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने जूनियर्स में शेयर करो। अगर कॉलेज में कोई पढ़ रहा है तो वहाँ शेयर करो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहो। कुछ नहीं जा रहा किसी का, 1-2 बार शेयर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? दूसरा एक कंपेन ये चल रहा था कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर कोई कर सकता है तो कर दे ताकि हम चीज़ों को और इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को पढ़ाऊँ। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सबसे पहले अगर कर लेंगे, जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है हर एग्जाम में, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का उठाओ, चाहे गेट का एग्जाम उठाओ, चाहे किसी पीएसयू का एग्जाम उठाओ, हर किसी में प्रोडक्शन का वेटेज है। तो बिना प्रोजेक्टर की हेल्प से प्रोडक्शन पढ़ पाना, ये मान के चलना कि 2-3 महीने लग जाने, और मैं इतना टाइम खर्च करना नहीं चाहता। समझ आ रही ना बात? क्यों? क्योंकि और भी सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करने हैं। तो अगर हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हो जाएंगी तो हम आसानी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। क्या इतना क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कॉन्ट्रीब्यूशन वाली बात है तो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, बहुत ज़्यादा या करोड़ों की संपत्ति तो मांग नहीं ली है। थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो उसमें क्या है, हमारा भी थोड़ा सा वो बन जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं बनेगा और आराम से खुशी खुशी आपको पढ़ा देंगे, सारा कंटेंट कवर करा देंगे। क्लियर है ना? जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी टेंशन ना लें, 3-4 सब्जेक्ट तो उनके भी कॉमन है। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, फ्लूइड मशीनरी हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हुआ। 5 सब्जेक्ट तो मैंने गिरा दिए। क्लियर है ना? तो 5 सब्जेक्ट आप भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि सर अगर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया तो हमारे तो काम का ही नहीं है। क्लियर है ना? तो लोगों की हेल्प कर दो। अगर आप नहीं चाहते हो पढ़ना तो लोगों को तो पढ़ने दो। अगर आप हेल्प करोगे तो आपकी कोई और भी हेल्प करेगा। क्लियर है ना? 100% करेगा। ये क्या नेचर का लॉ है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। रही बात मुझसे जुड़ने की, मुझसे कैसे जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और जो हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया उसका लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, एग्जाम से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम का अपडेट आता है उससे रिलेटेड। क्लियर है ना? दूसरा, फेसबुक से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या पढ़ना है। आज हमको पढ़ना था कि वर्क ट्रांसफ़र फॉर वेरियस प्रोसेसेस के लिए बता दो। और अगर वो प्रोसेस किसके लिए, नॉन फ्लो प्रोसेस है, मीन्स क्लोज सिस्टम की बात हो रही थी। क्लोज सिस्टम में अगर नॉन फ्लो प्रोसेस है, नॉन फ्लो ही क्लोज सिस्टम की कहलाती है। फ्लो हो गया यहाँ पे, वहाँ तो ओपन सिस्टम आता है। क्लियर है ना? तो फॉर वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र बता दो क्या होगा। इधर देखते रहे ना। तो हम बात करेंगे वर्क ट्रांसफ़र की, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहो। वर्क ट्रांसफ़र फॉर नॉन फ्लो प्रोसेसेस
क्लियर है ना। तो पहले तो हम प्रोसेसेस देखेंगे कौन कौन सी हैं, और ये वर्क ट्रांसफ़र का हमने ये भी बोला था पीडीवी वर्क जिसे कहते हैं, डिस्प्लेस वर्क कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ वन बाई वन हम प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस जिसका नाम है आइसोबारिक, बहुत बढ़िया, आइसोबारिक प्रोसेस। देखते रहना, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आइसोबारिक, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। तो सेम प्रेशर होगा जिस प्रोसेस में, उसे बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। इधर देखते रहो कि हम तुरंत बोल देंगे प्रेशर जहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसी प्रोसेस कहलाती है क्या, आइसोबारिक। पीवी डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखाएंगे साथ ही साथ, इधर देखते रहना, ठीक है। पीवी डायग्राम, बहुत बढ़िया। मीन्स कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही होगी, तो प्रेशर कांस्टेंट क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, हम तुरंत बोल देंगे 1 से लेके 2 तक ये जो प्रोसेस होगी ये कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। तो 1 पॉइंट पर भी प्रेशर सेम है, 2 पॉइंट पर भी सेम है, हम तुरंत बोल देंगे P1 इक्वल टू P2 और इक्वल टू किसके बराबर है, P के बराबर है। बहुत शानदार। इसके लिए हमें चाहिए क्या, वर्क। तो हम जानते हैं वर्क, अगर हमें जानता हूँ वर्क इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 बता दो, P इंटू dV, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और dV का इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से लेके 2 तक, अंदाज बता दे क्या होगा, प्रेशर V2 माइनस V1। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ये आ गया हमारा वर्क W, किसके लिए, आइसोबारिक प्रेसेस के लिए। P V2 माइनस V1 बता दो कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका वॉल्यूम का चेंज इनटू प्रेशर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क। इसकी यूनिट क्या होगी, इन थर्मोडायनामिक्स में सारी यूनिट किलो में चलती है, इसलिए किलो जूल में मेजर करेंगे, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और यहाँ पे किलो में चलती है सारी चीज़ें। प्रेशर भी किलो पास्कल में देखा, तो हम मेजर करेंगे किलो जूल में। क्लियर है ना। थर्मोडायनामिक्स में किलो जूल में चलेंगी चीज़ें, याद रखना। और जब मैंने सॉम पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था डायमेंशन mm में चलती है, फोर्स न्यूटन में चलता है, और न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल बनता है, तो वहाँ पे मेगा पास्कल याद रखना है, यहाँ किलो जूल याद रखना है। थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर ये होता है 99%, चेंज करके दे सकता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना। तो हम तुरंत बोल देंगे इसके नीचे का वर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा था, एक प्रोसेस का हो गया। दूसरी प्रोसेस ये है, दूसरी प्रोसेस इसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कितना क्लियर है। और समटाइम इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोल देता है, और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोल देता है समटाइम्स। मीन्स एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, अब क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा होगा। मीन्स ऐसी प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम उसे बोलते हैं क्या, आइसोकोरिक। ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहीं पर ड्रॉ कर दूँ, कर दो सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, वॉल्यूम कांस्टेंट होना है, तो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। लो, ये जो प्रोसेस होगी इसको मैं बोल सकता हूँ 2 पॉइंट पे जा रही है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है सबको, और हम तुरंत ड्रॉ कर देंगे V1 इक्वल टू क्या है, V2 है, और जो V के बराबर होगा। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इस केस में अगर क्या करना है, वर्क निकालना है, तो निकालते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूँ, वर्क इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। dV इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स वर्क जो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, 0 होता है, 100% 0 होता है। कि हम डायरेक्ट बोल देंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस हो या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, उसके लिए वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, उसके लिए वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। ये तो 0 आ गया, तो इसकी यूनिट लिखने की तो जरूरत नहीं है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तीसरी प्रोसेस जो बहुत ही शानदार प्रोसेस है, इसका नाम है आइसोथर्मल। देखते रहे ना, नाम से पता चल रहा है आइसोथर्मल। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। तीसरी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल, बहुत शानदार। यहीं पे मैं रिप्रेजेंटेशन करता जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको अभी मिटा रहा हूं। अब आइसोथर्मल का रिप्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे। तीसरी प्रोसेस कहलाती है आइसोथर्मल प्रोसेस। मीन्स जहां पे टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बहुत शानदार, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इधर देखना। अगर मैं बात करता हूं इफ आइडियल गैस, अब इधर देखते रहना, अगर हम बात कर रहे हैं इफ आइडियल गैस, और मैंने कल भी बताया था थर्मोडायनामिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द आइडियल गैस।
समझ आ रही ना बात। जहाँ आइडियल गैस का कंसेप्ट आ जाता है वो थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड का कंसेप्ट कहाँ पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सबको क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोस्टली आइडियल गैस की, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इफ़ आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की अब इक्वेशन देख लेते हैं। अब जब जिक्र हो ही गया है तो यहाँ आइडियल गैस की इक्वेशन भी देख लेते हैं। हम जानते हैं अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू एम आर टी। बहुत शानदार। क्या है? पी वी इक्वल टू एम आर टी। अब समझना है पी क्या है? प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, एम क्या है? मास, आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जो गैस की बात चल रही है उसका कांस्टेंट। अगर गैस दूसरी होगी तो कांस्टेंट भी दूसरा हो जाएगा। गैस अगर तीसरी होगी तो कांस्टेंट भी तीसरा हो जाएगा। ये क्या है? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक तो इसे बोलते हैं वेयर। यहाँ पे अब हमको यूनिट समझना है। पी तो सब जानते हैं, प्रेशर, लिखने की जरूरत नहीं है, लो लिख दिया। वी क्या है? वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। एम क्या है? मास, मास के टर्म में बात हो रही है, मास। यूनिट क्या होगी? केजी होगी, अंदाज बता देगा। प्रेशर की यूनिट यहाँ पे किलो पास्कल में चलता है, थर्मोडायनेमिक्स में किलो पास्कल में चलेगा, याद रखना। और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट की बात चल रही है सब कुछ। मास की केजी। आर, आर, आर ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। आए है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसकी यूनिट समझना बहुत जरूरी है। यूनिट होती है इसकी आर की यूनिट क्या होगी? कि किलो जूल पर केजी केल्विन। बहुत शानदार। इसकी जो यूनिट होगी किलो जूल पर केजी केल्विन। बहुत अच्छे। और टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पे क्या होगी? हमेशा केल्विन में आएगी, केल्विन। केल्विन में वैल्यू रखते हैं। ये तो सबको क्लियर हो गया, यूनिट क्लियर हो गई। अब इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। और इसको हम पी वी इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, और आइडियल गैस को हम ये भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर डैश टी। बहुत बढ़िया। अब कन्फ्यूजन ये बढ़ गया, सर ये पता नहीं क्या चल क्या रहा है, कभी एम आर टी लिख रहे हैं, कभी एन आर डैश टी लिख रहे हैं। बहुत शानदार। इधर देखना, अब यहाँ पे जो एन है इसको बोलते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ना? और ये आर डैश है, आर डैश क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत अच्छे। और इसकी फिक्स वैल्यू होती है आर डैश की, क्या होती है? 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर ये इक्वेशन मैंने मोल में लिखी है तो यहाँ पे यूनिट किलो मोल चल रही होगी। अगर किलो मोल की बात हो रही है तो किलो मोल चल रही होगी। तो ये जो यूनिट होगी किलो जूल पर किलो मोल केल्विन होगी, पर किलो मोल। यहाँ पे मास आ रहा था तो किलो जूल पर केजी केल्विन चल रही थी। अब मुझे तो ये पता करना है कि सर ये आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कैसे निकालते हैं। इधर देखना, किसी भी गैस का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। गैस का कांस्टेंट होता है आर, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताओ क्या है? आर डैश। और उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, वेट ऑफ। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ किसी की, अगर मैं आर निकालना चाहता हूँ, मान लो ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं। किसका? ऑक्सीजन का। इधर देखना, तो ये कोई ऑक्सीजन गैस है O2, ठीक है। O2 क्या है? गैस। तो 1 मोल ऑफ O2, अगर 1 मोल लेता हूँ O2 का तो उसमें कितना वेट होता है वो देखते हैं। लोग सब जानते हैं 1 मोल ऑफ O2 कितना वेट होगा? मॉलिक्यूलर वेट सब जानते हैं। O का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 हो गया। और एक कितने में होता है? ग्राम में होता है। बहुत बढ़िया, ये सब जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गया। अगर मैं किलो मोल की बात करता हूँ, किलो मोल मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर करूँगा तो इधर भी करूँगा। 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? हम तुरंत बोल देंगे 32 kg। बहुत शानदार। क्लियर है ना? और यहाँ पे हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 32 kg है। आर डैश की वैल्यू क्या है? ये है। तो हम तुरंत लिख देंगे कि आर अगर मुझे निकालना है तो ये तो यूनिट क्या चल रही थी? ये यूनिट क्या चल रही है कि केजी पर किलो मोल, पर किलो मोल केल्विन, यही चल रही है ना? बिल्कुल ठीक है। तो 1 किलो मोल में 32 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे तो आर आ जाएगा हमारा। आर डैश की वैल्यू क्या? 8.314। कितना वैल्यू है? 32। और ये जो निकल के आएगा हम बोल देंगे, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है O2, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 32 kg पर किलो मोल निकाला है हमने? देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, यूनिट में खेल रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 किलो मोल के लिए 32 kg है। बहुत अच्छे। अगर मैं यूनिट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इधर देखो, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है।
आर की यूनिट क्या ली थी हमने, किलो जूल पर केजी केल्विन ली थी, यही आनी चाहिए कि आर डैश की क्या यूनिट थी, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, बहुत शानदार, किलो मोल केल्विन, बहुत अच्छे। और अगर मैं इस मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू रखना चाहता हूं तो ये क्या यूनिट केजी पर किलो मोल चल रही है, ठीक है, चल रही नहीं चल रही, बहुत अच्छे। किलो मोल से किलो मोल चीर दो, लो चीर दिया, क्या बची यूनिट, किलो जूल पर, यहाँ केजी बचा और यहाँ क्या बचा, केल्विन बचा। क्या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो हमने निकाली थी यही थी, है कि नहीं, और ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ये होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या यही यूनिट निकल के आ गई, बिल्कुल निकल के आ गई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। किसी भी गैस का निकालना हो तो उस गैस का क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, गैस का क्या है, किलो मोल के लिए कितना केजी है वो निकाल लेंगे और डिवाइड, उसी से डिवाइड कर देंगे क्या, आर डैश में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये पूछ लेता है वैल्यू, क्लियर है ना, ये वैल्यू पूछता रहता है। आर डैश इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा सबको, ये आइडियल गैस की क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिट सबने देख ली। अब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस की, देखो क्या बात कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए, इसी तरह से लिंक करके पढ़ना है ताकि चीज़ें मज़े में लगे और अच्छे से समझ आएँ, ताकि हमारा लिंक भी बना रहे। और मैपिंग करके चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी, सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मैप हो जाएंगी, क्लियर है ना। इधर देखो, हर सब्जेक्ट को मैपिंग करके पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है, इंटर रिलेट करके। इधर देखो, हम बात कर रहे थे वर्क ट्रांसफर की। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और अगर मैं बात करता हूँ आइडियल गैस, तो आइडियल गैस हम ये जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या है, MRT है, बहुत अच्छे। हम जानते हैं कि किसी भी गैस, ये गैस है तो मास तो कंजर्व है, मास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और आर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट, बहुत अच्छे। और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी क्या है, कॉन्स्टेंट, बहुत बढ़िया। कितना क्लियर, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरे टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, लो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ पी वी इक्वल टू क्या मैं कांस्टेंट लिख दूँ, सी, बहुत बढ़िया। कि ये जो इक्वेशन है ये आइसोथर्मल की रिप्रेजेंट हो रही है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं पी वी इक्वल टू सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। इधर देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताऊँगा, पी वी डायग्राम में ऐसा ही क्यों बनता है खेल जाओगे, देखते रहो, क्लियर है ना। बहुत से लोग बना देते हैं, सबको याद होगा, लोग सबको याद है, क्या याद है, ये है कि अगर मैं प्रोसेस ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये हो गई कांस्टेंट प्रोसेस, अगर बोल देते हैं पी वी इक्वल टू कांस्टेंट 1 से 2, लो बना दिया हमने भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, याद है सबको। हम तुरंत बोल देते थे कि ये आइसोथर्मल क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर यहाँ से प्रेशर P1 था, क्या था ये P1, और यहाँ पे क्या हो गया P2, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया V2, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया V1। इसका मतलब ये हुआ कि कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम में जा रहे हैं तो एक्सपेंड हो रही होंगी चीज़ें, बहुत बढ़िया। इसी को हम बोल देते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, बोल तो देते हैं तुरंत आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेकिन ये हमने कर्व ऐसा क्यों बनाया उसको समझना है, उसको वो लोग समझ लेंगे जिनको इंजीनियर मैथमेटिक्स अच्छे से आता होगा बोलो सर बार बार आप मैथमेटिक्स का क्यों नाम लेते हो, हमें तो नफरत है। अगर मैथमेटिक्स से जिसको नफरत होगी मेरे लाल, उसका तो क्या है, खुदा ही मालिक है। बोले कैसे, सब चीज़ें तो मैथमेटिक्स से निकल रही हैं, समझ आ रही ना, तो मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड होगी, उसे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कहाँ से कैलकुलेट हो रही हैं, क्यों मान रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अभी हमने बस कंसीडर कर लिया, अभी बताएंगे कैसे, पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ड्रॉ करना। क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मैं तुरंत बोल दूँगा सर इसका वर्क अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वर्क का फॉर्मूला बता दो, वर्क डन, और वर्क डन अंदाज बता दे क्या, W इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन करो सर PdV 1 से लेके 2 तक, बहुत शानदार। क्लियर है, यही प्रोसेस हमने बना रखी है, अभी बताएं कैसे आई। ठीक है, मैं सर क्या प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकते। हम वॉल्यूम का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करो। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, सिंस आइसोथर्मल टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम ये जानते हैं PV इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, और यहाँ से प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई V। क्या इतना क्लियर है, इसको यहाँ पुट करूँगा, लो इसको यहाँ पे पटक दूंगा और पटकने के बाद हमको वर्क मिलेगा, बहुत शानदार, वाह ये वर्क आया। P की जगह C/V रख दूँ, बहुत अच्छे। dV इंटीग्रेशन 1 से 2 चल रहा है, बहुत शानदार। क्या मैं कांस्टेंट को बाहर निकालूँ, 1/V dV का इंटीग्रेशन log V होता है, अंदाज बता देगा log V, नेचुरल लॉग, और लिमिट लगा दो सर 1 से 2, बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ C log ऑफ V2 डिवाइड बाई V1, बहुत बढ़िया, लिमिट लगा दी। क्या V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, बहुत अच्छे। ये V1 जो था इनिशियल वॉल्यूम था, मैं V इनिशियल लिख सकता हूँ, प्रोसेस हो रही थी, तो V2 क्या था, V फाइनल था, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको वर्क को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखते रहो, वाह।
क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या आ रहा है कि सर सी लॉग वॉल्यूम फाइनल डिवाइड बाई वॉल्यूम इनिशियल। बहुत शानदार, देखते रहे ना। क्या मैं बोल सकता हूँ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं लोग, इधर देखते रहे ना। क्या मैं P1 V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ तो P2 V2 भी कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा, आया कि नहीं आएगा। क्या मैं दोनों को रिलेट करके ये लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा, बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ MRT, ये कॉन्स्टेंट ये था ना, हाँ, ये टेम्परेचर अगर मुझे बता दिया तो मैं चाहे P1 V1 लिखूँ, P2 V2 लिखूँ, MRT लिखूँ, दोनों चीज़ क्या सेम है। तो क्या मैं C की जगह P1 V1 रिप्लेस कर दूँ, कभी C की जगह P2 V2 कर दूँ, C की जगह MRT कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या। कब करना है, जो डेटा हमको दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग करना है, हम वर्क निकाल लेंगे। लो हम तुरंत लिख देंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा P1 V1 लॉग V2 अपॉन V1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। हम ये भी लिख सकते हैं P1 V1 P2 V2 लॉग V2 अपॉन V1, बहुत बढ़िया। हम ये भी लिख सकते हैं P2 V2 क्यों लिख रहे हैं, लिख लिया ना, MRT लॉग V2 अपॉन V1, बहुत बढ़िया। और क्या मैं V2 अपॉन V1 को भी यहाँ से निकाल सकता हूँ, हम लिख सकते हैं सिंस, क्या सिंस, अगर V2 अपॉन V1 नहीं दे रखा, प्रेशर दे रखा है तो हम P1 अपॉन P2 के बराबर भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 से भी चेंज कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा वर्क का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्या इतना क्लियर है सबको कि ये P1 V1 था, P1 अपॉन P2, या फिर V2 अपॉन V1 निकालना चाहता हूँ तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा इससे। क्या इतना क्लियर है, ये था हमारा वर्क। और ये वर्क का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लैक में हमने बना रखा है, ये रहा ब्लैक, क्लियर है ना। इसकी यूनिट तो अंदर ही बता दें, क्या है, किलो जूल, बहुत अच्छे, किलो जूल में चल रही होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन सर ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ये तो मैथमेटिक्स है, सब इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है, हम ही कर लेते, बहुत अच्छे। मुझे तो ये बता दो सर, ये जो कर्व है ऐसे क्यों बना दिया, वाह बहुत बढ़िया, इधर समझना आप चीज़ों को। लो क्या मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो सर, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हमने लिख लिया है, हाँ बहुत अच्छे, सुन के बहुत बढ़िया लगा, शानदार। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, वाह, ऐसे ही खुशी खुशी पढ़ते रहो, मज़ा आता रहेगा, ऐसे ही हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो वाह, मेहनत क्या है, काम आ जाएगी। फिर तो सिलेक्शन चाहिए, लोगों का सिलेक्शन चाहिए, यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए 100%। जी जान लगा दो, इस बार सिलेबस में कवर कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है और रिवीजन आपको करना है, तैयारी आपको करनी है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्या है कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्लियर है ना। बाकी जिसने कहीं से और भी पढ़ रखा है, ठीक है, एडिशनल पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलता है, यहाँ से सीख लो, कहीं और से भी नया सीखने को मिलता है और कहीं और से भी सीख लो, बशर्ते हमेशा याद रखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सब चीज़ें, क्लियर है ना, कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा रही हों तब तो हमारे काम की है। अंधाधुंध चीज़ें पढ़ोगे तो क्या है, बर्बाद हो जाओगे, अंधाधुंध पढ़ने का तो कोई लिमिट है ही नहीं, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। हम कॉन्सेप्ट को वहाँ तक टच करेंगे जहाँ तक एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया। हमने बोला सर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही थी, क्या हो रही थी, आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये क्या थी, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी, बहुत बढ़िया। क्या ये प्रेशर जो है हमने वाई एक्सिस पे माना है, बहुत बढ़िया, और ये वॉल्यूम जो है एक्स एक्सिस पे माना है, बहुत अच्छी। क्या मैं प्रेशर को वाई से रिप्लेस कर दूं, वाई, और वॉल्यूम को एक्स से कर दूं तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोऑर्डिनेट हमने चेंज कर दिए कि मैं पहले कोऑर्डिनेट एक्स पे वाई वॉल्यूम ले रहा था, तो मैं तो अब एक्स पे क्या लेना चाहता हूँ, एक्स ही लेना चाहता हूँ। यहाँ वाई पे पी ले रहा था तो मैं तो वाई लेना चाहता हूँ, ये एक्स वाई इक्वल टू सी आ गया, बहुत शानदार। ये जो इक्वेशन है अंधा भी बता देगा किसकी है, अंधा नहीं बता देगा, जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो बता देगा। लो कैसे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर देखते रहना कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन कैसे ड्रॉ होती है, इधर देखना। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, बाई इक्वल टू सी अपॉन एक्स आएगा, बहुत शानदार, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको प्लॉट ड्रॉ करना है, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सी तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा मान लो, ठीक है। अब मैं प्लॉट ड्रॉ करना चाहता हूँ, लो कर लो सर, हमारी तो इच्छा है, जिज्ञासा है, मन में से लड्डू फूट रहे हैं कि हम तो ड्रॉ करना चाहते हैं, हमको बताओ तो सही। लो कि अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ, y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। लो 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 लो
मैंने ड्रॉ कर लिया ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। इसी को रिलेट अगर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पी वी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम, पी वी बोल दो, वाई एक्स बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं वाई इक्वल टू सी अपॉन एक्स पे बात करता हूँ, देखते रहना। क्या मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा, देखो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वाई क्या होगा, कम होगा, बिल्कुल होगा 100%। मैंने बोला एक्स कहीं जीरो था, एक्स क्या था जीरो जीरो ऑरिजिन है ना, जीरो जीरो, एक्स जीरो था तो वाई इन्फाइनाइट हो गया। लो यहाँ से देखो, अंदर ही बता देगा, इसीलिए ये कर्व ऐसे आता है। बहुत सही, बिल्कुल इससे टच होते हुए आता है, ठीक है। अगर मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई की वैल्यू कम होगी। लो इस तरह से मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई निकालूंगा और इस तरह से कर्व ड्रॉ होगा। और ये जो कर्व आता है इस तरह से आएगा, कुछ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो ये कर्व हमको इस तरह का दिखता है। मैथमेटिक्स में भी जाओगे तो इस तरह का कर्व जो दिखाई देगा, इसी को बोल देते हैं 1 से लेके हम कहाँ चले गए, 2 चले गए। और चाहे इसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलो, वाह, चाहे इसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलो। ये किसका कर्व है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, हाइपरबोला ये कर्व है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स को पी वी में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो इक्वेशन निकल के आ रही थी क्या थी, आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि सर ठीक है, इसका स्लोप भी हम निकालेंगे, हम रिलेट करेंगे इसको किससे, एडियाबैटिक से। एडियाबैटिक भी ऐसी ही होती है लेकिन स्लोप थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका स्लोप निकाल के देखेंगे कैसे ज़्यादा होता है। क्लियर है ना, इतना क्लियर हो गया हो सबको। अभी हम क्या है, थोड़ा सा डीप में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसको बाद में भी देखना है। मैं कंपेयर करूँगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो कैसे दोनों एक जैसी दिखाई देती है, बट कौन सी स्टीपर होती है, कौन सी कम स्टीपर होती है, कौन सी ज़्यादा स्टीपर, वो स्लोप निकाल के हमको पता चलेगा। पहले एडियाबैटिक तो पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ। लो हमारा चौथा प्रोसेस जिसके लिए वर्क निकालना है, सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ड्रॉ कैसे करते हैं ये सबको समझ आ गया, बहुत अच्छे। चौथी प्रोसेस इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। लो एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बार ये बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मज़ा आ रहा है कमेंट कर दो एक बार जल्दी से कि सर हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है। क्या बिल्कुल मैं ऑफलाइन क्लास जैसी फीलिंग दे दूंगा, बस मेरा थोड़ा सपोर्ट करो। जैसा ऑफलाइन में पढ़ते थे ऐसे ही यहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउट भी पूछेंगे लेकिन उसके लिए आपको क्या है, आप बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे स्पीड से। मैं तो ये चाह रहा था कि 2 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर मैं लाइव क्लासेज लेके आऊँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ करूँ, थ्योरी यहाँ पढ़ाऊँ, फिर देखो कितना मज़ा आता है, वाह। और इवन थ्योरी की भी लाइव क्लासेज ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखते रहो। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे डिनोट करते हैं, ये होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत बढ़िया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। वेयर गामा क्या है, प्रेशर वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है कोई टर्म। गामा इसको बोलते हैं गामा क्या है, ये एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। बहुत अच्छे। और ये होता है Cp अपॉन Cv के रेशियो के बराबर। बोलो Cp Cv क्या है, जब हम हीट इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब मैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, अभी इसके नाम लिख लो। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर, एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत अच्छे, अभी बताएंगे क्या होती है, टेंशन नहीं लेना। अभी हीट इंटरेक्शन जब पढ़ेंगे वहीं से ये निकल के आता है। हीट इंटरेक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, वर्क इंटरेक्शन चल रहा है, ये पहला ही पॉइंट चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना, तो ये एडियाबैटिक इंडेक्स है, Cp अपॉन Cv के बराबर होता है, ठीक है। और ये हम आइडियल गैस की भी बात कर रहे हैं। क्या है आइडियल गैस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं निकालना चाहता हूँ वर्क, बहुत शानदार। लो सर मैं वर्क निकालना चाहता हूँ, वर्क इक्वल टू क्या कि हम जानते हैं P इंटू डी भी बता दो, और प्रोसेस की बात हो रही तो 1 से लेकर 2 बता दो। बहुत बढ़िया। कि सर मैं क्या प्रेशर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कान खड़े हो जाएंगे, कभी होगा नहीं। इसका मतलब प्रेशर को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेंज करूँ। क्या मैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सिंस हम जानते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं प्रेशर निकालना चाहता हूँ, क्या C अपॉन V की पावर गामा लिख दूँ। बहुत बढ़िया। क्या इसको यहाँ पुट करूँ, लो करते रहो। वर्क जो आएगा हमारा क्या आएगा, C अपॉन V की पावर गामा dV इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। अंधा भी कर देगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख दे, बोलो मत लिखो सर हमें तकलीफ होती है। लो
कांस्टेंट बाहर निकाला, इस v की पावर गामा को ऊपर ले गया। जल्दी कर रहा हूँ मैं, देखते रहना। जिसको इंटीग्रेशन करना नहीं आता है वो लेक्चर देखे जाके कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन सीख ले कि कैसे करते हैं। वंस और ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है dv 1 से लेके 2। इधर देखना v की पावर x, हाँ v की पावर n या फिर y की पावर n, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। क्या मैं लिख सकता हूँ, जो c चल रहा है चलने दो, v की पावर माइनस के गामा प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। ये इंटीग्रेशन आ गया, इसकी लिमिट लगा दी 1 से लेके 2 तक। बहुत शानदार। क्या मैं c मैं लिख दूंगा v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस के गामा प्लस 1। ये आ गया, बहुत शानदार। लिमिट लगा दी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मिटा दूँ क्या, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, सबने लिख लिया होगा, मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। गामा हमें पता चल गया, एडियाबैटिक इंडेक्स पता चल गई क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी भी पता चल गई क्या होती है। ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता था, कर लिया। c इक्वल टू ये चल रहा है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P1 V1, एक बार इनिशियल कंडीशन मानूंगा, ये भी कांस्टेंट है। क्या मैं इसको P2 V2 की पावर गामा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, c को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, c को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ 2 वाला टर्म लिखूँगा, c को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ 1 वाला टर्म लिखूँगा। देखो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, लिख दो सर। वर्क इक्वल टू जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ c मल्टीप्लाई किया, क्या मैं लिख सकता हूँ P2 V2 की पावर गामा हो गया c के बराबर। देखो इनटू ये पहले से ही चल रहा है V2 की पावर माइनस के गामा प्लस 1, बहुत बढ़िया, माइनस क्या मैं c का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला टर्म लिख दूँ, c के बराबर है P1 V1 की पावर गामा, और इसको लिख दूंगा, ये पहले से ही चल रहा है V1 की पावर माइनस की गामा प्लस 1। बहुत अच्छे, बहुत खूब, और नीचे चल रहा है माइनस की गामा प्लस 1, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या मैं इसका मल्टीप्लाई V2 का करूँगा तो ये पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ गामा माइनस गामा प्लस गामा, इसको चीर दो सर, यहीं से चीर दो, बार बार स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी करो। लो चीर दिया, ये भी इसी तरह से चिर जाएगा, ये चिर गया, यहाँ खाली V1 बचा, यहाँ P1, यहाँ P2 V2। मैं तुरंत लिख दूंगा जो वर्क आ रहा है, वर्क जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, P2 V2 माइनस के P1 V1 डिवाइड बाई माइनस के गामा प्लस 1। और अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, लो माइनस कॉमन निकाल के इसको इधर ले आऊँ, P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन क्या गामा माइनस 1 हो जाए, कॉमन निकाल दिया दोनों ऊपर नीचे से। बहुत अच्छे, ये आ गया क्या, वर्क। बहुत शानदार, ये क्या है, बहुत शानदार। ठीक है, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर मुझे निकालना है क्या होगा कि P इनिशियल V इनिशियल माइनस के P फाइनल वॉल्यूम फाइनल डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये आ गया हमारा एडियाबैटिक वर्क। अब ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, कई बार पूछता है इसको एक्चुअल थ्योरेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो हो, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्या लिख लेना, टेक्स प्लेस फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मीन्स Q की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऐसी प्रोसेस जिनमें हीट इंट्रैक्शन क्या होता है, जीरो होता है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने एक बार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था, वहाँ पे मैंने बोला था एडियाबैटिक वॉल, याद आ रहा है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब है ऐसी वॉल जिसमें से हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता। बोलो सर क्या बोल रहे हो, आदान प्रदान हमको नहीं समझ आ रहा। मतलब कहने का हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ऐसी वॉल उसको एडियाबैटिक वॉल बोल लेते। प्रोसेस भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई हीट इंट्रैक्शन हो नहीं रहा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत अच्छी। अब ये जो रिजल्ट निकल के आया है सर, ठीक है निकाल लिया, इसके कुछ अजम्पशन है, सबको पता है। ये कहाँ से निकला है, इस फॉर्मूला से निकला है, और इस फॉर्मूला में ही ऑलरेडी दो अजम्पशन थे क्या क्या थे। सबसे पहला क्लोज सिस्टम की बात हो रही थी, बहुत बढ़िया, देखते रहे ना, ये अजम्पशन है, लिख लेना या अजम्पशन, बहुत अच्छे। पहला अजम्पशन ये क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा कौन सी प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत बढ़िया, याद रखना ये अजम्पशन बिना किसी ने कर लिया, थर्मोडायनामिक्स में जो अजम्पशन भूला वो तो भटका। देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की है, बहुत बढ़िया, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। चौथा क्या आइडियल गैस की बात हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, आइडियल गैस। ये चार अजम्पशन लेके हमने ये रिजल्ट निकाला है, ये रिजल्ट इन चार अजम्पशंस के लिए वैलिड है। समझ आ रही ना बात। और इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। बहुत शानदार,
क्लियर है ना, बहुत शानदार। एक और प्रोसेस बचती है जो रियल लाइफ में जो भी प्रोसेस होती हैं वो कहलाती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये सब क्या है, हमने माना है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, जो एक्चुअल में हो रहा है वो क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये होती क्या है, हमारी डोमेन के हिसाब से क्या होती है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। लो मैं बात करूँ क्या, अभी इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, एक साथ दिखाएंगे सबका रिप्रेजेंटेशन कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। जब मैं स्लोप निकालूंगा तब हम इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। इधर देखते रहना। लो चौथी कौन सी प्रोसेस है, पांचवी प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया। कब बोलते हैं, जब कभी PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। ये जो इक्वेशन है PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहलाती है पॉलीट्रॉपिक। वेयर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, वहाँ एडियाबेटिक इंडेक्स था, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, बहुत अच्छे, ठीक है सर। अब ये n की वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा लाई करती है 1 और गामा के बीच में। n जो लाई करता है वो कहाँ लाई करता है, गामा और 1 के बीच में। मीन्स गामा से छोटा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से ये लाई करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा 1। अगर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा रखता हूँ तो एडियाबेटिक प्रोसेस। मीन्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आर ऑलवेज लाई बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों, गामा का मतलब क्या है, n इक्वल टू गामा रख दो एडियाबेटिक बन गई, n इक्वल टू 1 रख दो क्या बन गई, आइसोथर्मल। तो हम तुरंत बोल देंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आर ऑलवेज लाइज बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्लियर है ना। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, पॉलीट्रॉपिक। मीन्स n की वैल्यू, गामा मोस्टली क्या, गामा क्या होता है, ये डिफाइन वैल्यू, गामा क्या होता है, गामा की वैल्यू होती है 1.4। क्लियर है, गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4, और ये यहाँ पे तो 1 तो है ही। तो 1.4 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.13 एंड सो ऑन। बहुत बढ़िया, लो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया पॉलीट्रॉपिक। हमें चाहिए क्या सर, वर्क चाहिए हमें, इससे कोई काम दाम नहीं है, लो वर्क। बाकी जो 3 प्रोसेस थी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, उनके अजम्पशन क्या है, वो अजम्पशन तो क्लियर है सबको। वर्क इक्वल टू हम जानते हैं PdV होता है, क्या होता है, P इंटू dV, देखते रहना PdV, और इंटीग्रेशन 1 से 2। इसके लिए 2 अजम्पशन थे, वो अजम्पशन तो हर जगह वैलिड होंगे, तो किसी भी प्रोसेस के लिए निकालो वो अजम्पशन तो चल रहे होंगे। बाकी जो प्रोसेस है उसके अजम्पशन, आइडियल गैस हर जगह, क्लियर है ना, ठीक है। अजम्पशन याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। लो क्या मैं बोल सकता हूँ, हम बात कर रहे हैं PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या ये सिमिलर है, सिमिलर टू देखने में एडियाबेटिक ओनली n एडियाबेटिक व्हेन गामा रिप्लेस बाई n। गामा को जब n से रिप्लेस कर दूंगा तो सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या मैं इसको दोबारा प्रूव करूं, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट वर्क डन लिख रहा हूं। कैसे निकाला है, वो एडियाबेटिक की तरह ही निकलेगा। मैं तुरंत इसका वर्क डन लिख दूंगा कि सर P1 V1 बता दो, माइनस P2 V2 बता दो, और डिवाइड बाई, पहले गामा -1 आ रहा था, अब गामा की जगह रिप्लेस कर दो n-1। और या फिर हम ये लिख सकते हैं, ये इनिशियल कंडीशन है, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइड बाई n-1। और ये जो है पॉलीट्रॉपिक वर्क है। ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक वर्क, इसको बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक वर्क। क्या इतना क्लियर है। इसके लिए अजम्पशन अंदा भी बता देगा, अजम्पशन क्या होते हैं। पहला अजम्पशन सब जानते हैं, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है, क्लोज सिस्टम। दूसरा क्वासी स्टैटिक बोलो, रिवर्सिबल बोलो, रिवर्सिबल प्रोसेस। तीसरा कौन सी प्रोसेस है, आइडियल गैस मान लो, आइडियल गैस की बात चल रही है। चौथा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है।
और इस तरह से हमने वर्क ट्रांसफ़र निकाल लिया सारी प्रोसेसेस का। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या इतना समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम देखने वाले इधर देखते रहना। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, लो मिटा दो इसको। वर्क डन का सबको फॉर्मूला पता चल गया। अगर किसी भी प्रोसेस के लिए अगर मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑल द प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। तो उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या, इधर देखते रहना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व ऑन पीवी डायग्राम। इधर देखना, देखते रहो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। आइसोथर्मल तो हमें पता चल गया था कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था। अब एडियाबैटिक को देखना है, तो देखने के लिए एक जैसे इनके रिप्रेजेंटेशन होते हैं प्रोसेसेस, बट उसके लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा। एक जैसे हैं तो कोई ना कोई तो स्टीपर होगा, किसी का स्लोप तो ज़्यादा होगा, किसी का स्लोप कम होगा। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की, इधर देखते रहना। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होती है? पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत बढ़िया, कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, इसका स्लोप। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या निकालना चाहते हैं? स्लोप। और स्लोप देखा जाए, जब मैं y और x लेता था कोऑर्डिनेट, y और x कोऑर्डिनेट, तो dy/dx ही स्लोप कहलाता था। ठीक है, देखो लो, अगर मैं y x कोऑर्डिनेट लेता हूँ, y और x, किसी भी कर्व का अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो ये कर्व है, इसका स्लोप ये कहलाएगा। क्या है? dy बता दो, और ये क्या बता दो? dx, यही स्लोप है। अगर मैं इसको y को p से एलिमिनेट करता हूँ, p से रिप्लेस करता हूँ, लो, x को v से एलिमिनेट करता हूँ, तो क्या जो स्लोप होगा, स्लोप y p से हो गया तो dp/dv हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो स्लोप पूछ रहा है dp/dv। इसका मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल निकाल लें। आइसोथर्मल प्रोसेस देखते रहना, मज़ा आने वाला है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या मैं लिख दूँ इसको? दो वेरिएबल है, मतलब दो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है, दोनों प्रोडक्ट में चल रहे हैं, तो एक को एज इट इज मानो p, v का किया dv, बहुत अच्छे, प्लस v को एज इट इज मानो p का किया dp, बहुत बढ़िया, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन की क्लास देके हमने कैलकुलस भी पढ़ लिया है, बहुत अच्छे। हमको चाहिए स्लोप। स्लोप क्या होता है? dp/dv। लो, क्या लिख जा रहा है बार बार? स्लोप क्या होता है? dp/dv। बहुत अच्छे। यहाँ से dp/dv निकालूंगा तो कोई मुझे बताएगा? dp यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या माइनस के p/v आ जाएगा। बहुत अच्छे, ये आ गया हमारा स्लोप। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस का और स्लोप निकाल के देख लेते हैं, देखते रहना। एडियाबैटिक का स्लोप निकालेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत शानदार। स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा एडियाबैटिक प्रोसेस को? पहले इसको कांस्टेंट माना, इसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या ये गामा v की पावर गामा -1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और dv। बहुत अच्छे। क्यों? y की x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n-1 इंटू dx। ठीक है, प्लस इसको एज इट इज मानो v की पावर गामा को, डिफरेंशिएशन dp इक्वल टू 0। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना। क्या मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ? हमें चाहिए dp/dv। इसको मैं इधर ले जाऊँ, मैं लिख सकता हूँ v की पावर गामा dp इक्वल टू माइनस के p गामा, और ये क्या चल रहा है? v की पावर गामा -1, बहुत बढ़िया, इंटू dv। क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं dp/dv लिखना चाहता हूँ? dp/dv, बहुत अच्छी। क्या इसको इससे डिवाइड कर दूँ? माइनस के p गामा v की पावर गामा -1 और डिवाइड बाई v की पावर गामा। क्या इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा? ले जाओ। क्या मैं लिख सकता हूँ? dp/dv इक्वल टू माइनस के p गामा v की पावर, इसको ऊपर ले गया गामा -1, और ये ऊपर जाके माइनस गामा हो गया, इससे इसे तबाह कर दूँ। बहुत शानदार। और ये v की पावर -1 नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। dp/dv इक्वल टू माइनस के गामा p/v लिख दूँ। बहुत अच्छे, देखते रहना।
क्या मैं बोल रहा हूँ ये जो स्लोप है किस प्रोसेस का है? एडियाबैटिक का है। और ये जो स्लोप था ये किस प्रोसेस का था? ये था आइसोथर्मल का। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से गामा टाइम्स ज़्यादा है? साइन तो देखो दोनों में नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मीन्स गामा टाइम्स क्या है? आइसोथर्मल के स्लोप के बराबर। तो मैं तुरंत बोल दूंगा स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब ये हुआ स्लोप का मतलब होता है कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्टीपर है। अगर मैं स्लोप जीरो रखना चाहता हूँ, इसका मीन्स डी बाई जीरो होना चाहिए, तभी तो स्लोप जीरो होगा। इसका मतलब ये इंक्लाइन लाइन देखते रहे ना, अभी समझा रहा हूँ। ये पहले इंक्लाइन लाइन थी, ऐसे इंक्लाइन थी तो स्लोप ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर देता तो स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसको बिल्कुल ऐसे कर देता, बहुत ज़्यादा स्लोप हो गया, पूरा स्लोप ही स्लोप है। ठीक है। अगर मैं इसको स्लोप कम करना चाहता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ ये गामा की वैल्यू अंदाज़ बता दें। गामा क्या होता है? 1.4 होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स है ना। तो अगर 1.4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो कर्व स्टीपर होगा। मीन्स एडियाबैटिक कर्व्स आर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। रिप्रेजेंट एक जैसे होते हैं, लेकिन एडियाबैटिक कर्व क्या होते हैं? वो स्टीपर देन किससे होती है? आइसोथर्मल से। लो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब इसको मिटा दो, ये हमने देख लिया। अभी ड्रॉ करेंगे 1 बाई 1 और मज़ा आ जाएगा। हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे नोट करके। नोट क्या? नोट इधर देखते रहना। नोट कितने का नोट है? 2000 का। बंद होने वाला है? नहीं होने वाला, चल रहा है, चलने दो। कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस आर प्रोसेस इज बोल दो, चल एक प्रोसेस की बात हो रही, इज स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि स्लोप इसका क्या है? ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूँ सारी प्रोसेसेस का। अब देखते रहना, सारी प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले इन दोनों का करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर सारी प्रोसेस का हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। इधर देखते रहना कि मैं पहले एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। सर लो सर, ये वॉल्यूम है इधर, और ये क्या था? प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम प्रॉपर्टी कर्व है, प्रॉपर्टी डायग्राम है प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का, इसमें ड्रॉ करना है। आइसोथर्मल तो अंदाज बता देगा, ऐसे होता है। लो ये क्या था? आइसोथर्मल। अभी ड्रॉ करके बता दिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था, 1 से लेके 2 तक गए। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। कुछ भी देखो, अगर मैं इधर स्लोप इधर बनाता हूँ, इधर जा रहा हूँ, देखते रहना। अगर मैं इधर गया तो क्या स्लोप कम दिखाई दे रहा है? देखो कम दिखाई दे रहा है। और इधर जाऊँगा तो स्लोप क्या होगा? ज़्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पे ये जो बनेगा इसको बोलेंगे हम क्या है? यहाँ तक 2 तक आ गए, पॉइंट तक। क्लियर है ना? सेम पॉइंट तक अगर जाना चाहते हो तो सेम तक ले लो। पॉइंट क्या है? अगर सेम जाना चाहते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ गया? सेम आ गया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहना। तो हम बोल देंगे ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो ब्लू वाला कर्व है ये क्या है? एडियाबैटिक। PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब स्लोप हमने जो चेक किया है, देखो क्या यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना रहा है इसका कम है, इसका क्या ज़्यादा है? तो स्लोप क्या है इसका? ज़्यादा। वैसे भी देख लो स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ड्रॉ करो, इसको टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा, ऐसा करूँगा तो स्टीपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए ये जो है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, ये क्या हो गई? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। क्या इतना क्लियर है सबको? क्योंकि ये स्टीपर है इससे, आइसोथर्मल से। अब मैं सारी प्रोसेस को ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑन PV डायग्राम। लो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये क्या हो रहा है? ये देख लेना, ये एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में ड्रॉ किया है। कंप्रेशन में ड्रॉ करते हैं तो नीचे से ऊपर चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो। अगर मैं देखना चाहता हूँ क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस ऑन PV डायग्राम। इधर देखते रहे। बहुत बढ़िया। मैंने देखा एक हमारी जो रियल लाइफ में प्रोसेस होती है वो होती है PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत अच्छा। अब मैं n की डिफरेंट वैल्यू देखूंगा और हमें डिफरेंट प्रोसेसेस नजर आएंगी। देखो n की डिफरेंट वैल्यू, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं n इक्वल टू 0 से। वाह मज़ा आ गया। अगर मैं बात करता हूँ n इक्वल टू 0, n 0 करूँगा तो क्या किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसकी बात हो रही है? आइसोबारिक की। वाह
किस प्रोसेस की बात हो रही है? आइसोबारिक प्रोसेस। बहुत अच्छे। अगर मैं n इक्वल टू जाता हूँ 1 पे, लो 1 पे चले गए, n इक्वल टू 1 करेंगे, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है? आइसोथर्मल की। देखते रहना, मज़ा आएगा। सब पढ़ लिया हमने, आइसोथर्मल प्रोसेस। पी वी इक्वल टू कांस्टेंट क्या कहलाती है? आइसोथर्मल। अब मैं जाता हूँ n इक्वल टू क्या? n के बराबर। हाँ। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो? n इक्वल टू गामा से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? पॉलीट्रॉपिक बोल रहे थे। देखते रहना, पॉलीट्रॉपिक। क्लियर है ना? तो अगर n इक्वल टू n जाता हूँ तो ये हो जाती है पी वी की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू अगर मैं गामा जाता हूँ, देखते रहना, n इक्वल टू गामा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। और n इक्वल टू गामा जाऊँगा तो इसको बोल दूंगा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मैं 0 से बढ़ाते जा रहा हूँ वैल्यू, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ जाऊँगा? इन्फिनिटी तक जाऊँगा। और पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम बोल देते थे इसको क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ n इक्वल टू कहाँ तक जाऊँ? बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी, तब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इधर देखो, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं हम क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 बाई 1, पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन के केस में। अगर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वॉल्यूम क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस। देखते रहना, तो मैं तुरंत दे दूंगा V2 क्या होगा? ग्रेटर देन V1 से होगा। बहुत बढ़िया। 1 से 2 अगर मैं जा रहा हूँ तो ये सारी प्रोसेस को कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर देखना, एक्सपेंशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्सपेंशन में ड्रॉ करने के लिए पहले P डायग्राम, P बना लो कोऑर्डिनेट, वॉल्यूम बना लो इधर, प्रेशर वॉल्यूम। तो मतलब कहने का 1 पॉइंट होगा यहाँ, तो वॉल्यूम होगा इसका 1। ज़्यादा वॉल्यूम है तो 2 पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए। लो वॉल्यूम 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वॉल्यूम 2 पे जाना चाहता हूँ तो इतनी प्रोसेस से जाऊँगा इस वॉल्यूम 2 पे। बहुत अच्छे। एक्सपेंशन हो रहा है तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूँगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक लाइन खींच दी हमने 2 तक, ये 2 प्रोसेस हो गई यहाँ तक। ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 0 पे। बहुत अच्छे, कांस्टेंट प्रेशर है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आइसोथर्मल n इक्वल टू 1, 2 पे जाएंगे तो आइसोथर्मल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। लो कर दी हमने रिप्रेजेंट 2 पॉइंट पे। सबके क्या है? ये देखो वॉल्यूम हम 2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ठीक है। इसको हम बोल देंगे n इक्वल टू 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो यहाँ से देखते रहो, n इक्वल टू 1 आइसोथर्मल। अब n की वैल्यू क्या है? n आई गामा तक जाऊँगा, देखो गामा तक गया। स्लोप देखो, स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। n इक्वल टू गामा, और हम जानते हैं गामा और या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल के बीच में हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, वो क्या होगी? पॉलीट्रॉपिक होगी। जैसे मैं n इक्वल टू n बोल रहा हूँ, ये कौन सी है? पॉलीट्रॉपिक। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लो, वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हम ड्रॉ करेंगे, तो वॉल्यूम तो सेम है, तो ऐसी जो प्रोसेस होगी ये 2 पॉइंट तक जा रही है सारी। क्लियर है ना? तो इन प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या है? ये हमारी वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या इतना क्लियर है? इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होगा सारी प्रोसेस का हम ड्रॉ कर देंगे पीवी डायग्राम में। क्या इतना क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं इसी को कंप्रेशन में ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये तो एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन में क्या हो जाता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर जाता। क्लियर है ना? कंप्रेशन में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। लो कर लो। क्या मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दो सर, ये एक्सपेंशन है, हमको चाहिए कंप्रेशन। मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ। और कंप्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कम होने दो। लो, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेशन की, कंप्रेशन में ड्रॉ करना चाहते हैं, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीजेस मीन्स जो V2 होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा V1 से। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंप्रेस हो गए। बहुत अच्छे। PV बना लो, कर्व डायग्राम बना लो, PV डायग्राम। ये प्रेशर है, ये क्या है? वॉल्यूम है। बहुत अच्छे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, वॉल्यूम कम करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1। क्लियर है ना? इधर देखते रहना। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, पहले तो कंप्रेस कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो अंदर ही बता देगा, ये होगी। इधर जाएंगे ना, देखो 1 से 2 जा रहे हैं, ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट चलेंगे। कांस्टेंट प्रेशर मीन्स n इक्वल टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट।
बहुत बढ़िया। देखो n इक्वल टू 0, प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ हो गई, बहुत अच्छे। उसके बाद मैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जाऊँगा। लो आइसोथर्मल में इस तरह से रहेंगे, कर्व बनेगा थोड़ा, और हम तुरंत बोल देंगे ये जो प्रोसेस है n इक्वल टू 1 और क्या है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एडियाबैटिक जो होगी स्लोप ज़्यादा होगा। लो एडियाबैटिक में स्लोप को ज़्यादा बना दो। लो स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। स्लोप थोड़ी सी कर्व में आ रही होगी, ये बीच में लिख दिया इसलिए क्या है डिस्टर्ब हो रही है, इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होती है n इक्वल टू गामा और पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बहुत अच्छे, ठीक है। ये एडियाबैटिक, इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक को रेड से ड्रॉ कर दो, कुछ इस तरह की होगी। ये रही हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें n इक्वल टू क्या है n के बराबर है। इसी तरह बना लो, थोड़ा सा बड़ा करके बनाना, स्पेस यहाँ पे कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है 1 पॉइंट। उसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सीधी सीधी लाइन दिख जाएगी, वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट की। ये रही वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, और ये पॉइंट 2 तक चली गई। क्या इतना क्लियर है? इस तरह से हमारे जो भी रिप्रेजेंटेशन होंगे ये किस में हो रहे हैं, कंप्रेशन में हो रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा, ये हो रही है हमारी प्रोसेस कंप्रेस। क्या इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ भी आई होंगी, और इस तरह से हम सारी चीज़ें देख लेंगे। आज हमने देखा वर्क डन फॉर ऑल द प्रोसेसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के स्लोप का डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको समझ आ गई होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इधर देखो, आज जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमको क्या क्या अजम्पशन लेके चीज़ें ड्राइव की हैं, ठीक है। जो अजम्पशन लेके ड्राइव किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्या मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं यहाँ पे, आज स्टॉप करते हैं सेशन को। अगले सेशन में फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमारा थर्मोडायनामिक्स फ्लो से चल रहा है। क्वेश्चन में बीच बीच में लेके आऊँगा, लेकिन क्वेश्चनों में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि लिखने में समय लग जाता है क्वेश्चंस को। जब तक क्वेश्चन लिखूंगा नहीं तब तक आपको दिखाई नहीं देगा क्वेश्चन, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी क्या करो, थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो, ताकि मैं एटलीस्ट प्रोजेक्टर का तो जुगाड़ कर सकूँ। और प्रोजेक्टर का अगर जुगाड़ हो जाएगा तो हम क्वेश्चन की सीरीज धमाकेदार कर सकते हैं, या फिर बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बोर्ड भी अरेंज कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड अरेंज हो गया तो बहुत ही मज़ेदार है। क्लियर है ना? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपका होगा उतना पैसा मैं भी इंक्लूड करके मैं क्या चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। क्लियर है ना? अभी बजट बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि 3-4 महीने से पूरा काम बंद है, कहीं से इनकम का सोर्स है नहीं अभी तो फ़िलहाल में। तो इसीलिए अभी क्या करना है, अभी आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्या कर दूँ, प्रोवाइड करा सकूँ। तो आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए तो कुछ इसमें है नहीं खास, ठीक है। बाकी का एक बार सिलेबस आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये तो मैंने क्या है कमिटमेंट कर दिया है। फिर बोलोगे सर अब मत बोलना, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। बाकी का जो भी लोग इसको देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको भी क्या है मोटिवेशन मिले। पूरा लेक्चर वीडियो देखा करो एंड तक, आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर है ना? नोट्स बनाओ साथ ही साथ। नोट्स मुझे चाहिए, बाद में चाहिए, जो भी लोग बना रहे हैं नोट्स बनाते रहो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई तो लाइक बनता है, शेयर बनता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।